जय माता दी। जय माता दी सर। बड़े ऐसे ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जो कभी लगता था कि सॉल्व ही नहीं होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें स्मूथ हो रही हैं। पिछले दिन मैं और राजा भैया श्रीनगर गए थे, हमें कोई काम था। तो मैं अपनी होश में पहली बार किसी कश्मीर के गांव को देखने का मुझे मौका मिला। और कहते हैं ना कि कभी भगवान जी की कोई ऐसी कृपा आप पे होती है कि एकदम आप किसी चीज़ को देखते हो और आपको कोई चीज़ समझ में आ जाती है। हो सकता है मेरे से पहले भी बहुत से पॉलिटिकल लोगों ने, बहुत से थिंकर्स ने, बहुत से फ़िलासफ़र्स ने, बहुत से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लोगों ने कश्मीर को देखा हो। जम्मू में तो हम रहे हैं, जम्मू हमारा घर है, हमें पता है जम्मू में हमारा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हमने फ़ेस की। लेकिन कश्मीर में जब जाने का मौका मिला तो एक दर्द भी महसूस हुई और एक होप भी दिखी। पहले मैं रवीश तेरे को बताऊंगा कि दर्द क्या हुई और होप क्या दिखी। दर्द हुई, मैंने वहाँ टेम्पल्स देखे और मैं राजा भाई को पूछ रहा था, हमारे साथ एक कश्मीरी पंडित गए थे जो कि माइग्रेशन के बाद वहाँ पे अब जाना शुरू हुए। फिर उन्होंने बताया कि हमारी लैंड्स थी, हमारे बाग थे जो फोर्सफुली ऑक्यूपाई किए गए थे, अब मैंने वो छुड़वाए। जब उनसे बातें सुन रहा था उसी के बीच उन्होंने बोला एक टेंपल है, हम वहाँ चलेंगे, हमने उसको रीइंस्टेट किया है। लेकिन वहाँ पे जो दो चीज़ें समझने वाली थी, एक उस टेंपल को तोड़ा नहीं गया था, दूसरी वहाँ पे 32 के करीब कश्मीरी पंडितों के घर थे जो टूटे हुए थे, जो वहाँ से माइग्रेट किए थे। दोनों ही फैक्ट्स थे, एक कि वहाँ से कश्मीरी पंडित लोग जो वहाँ से निकले थे उस गांव से, और दूसरा वहाँ एक भैरव का टेंपल था जो अब दोबारा से रीइंस्टेट किया गया। मैंने वहाँ नमस्कार किया और मैं वहाँ से आगे बढ़ा और मैंने ऑब्ज़र्व किया रास्ते में कुछ लेडीज़ जो हैं सड़क के ऊपर ही, कच्ची सी सड़क पे एक पिट बनाई थी, उन्होंने पिट में लकड़ियाँ डाली थी। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये सड़क के बीच में गाँव आग जला रही हैं, कर क्या रही हैं कच्ची सड़क में। तो उन्होंने कहा कि सर ये ना कोयला बना रही हैं सर्दियों के लिए। और मुझे लगता है जो लेडीज़ वहाँ काम कर रही थी उनके साथ कोई यंग बच्चे भी थे, छोटी छोटी बच्चियाँ थी, वो स्कूल जाती नहीं होंगी मेरे ख्याल में। तो मैंने उनसे बात की पंडित जी से, मैं पंडित जी मुझे आप बताएंगे कि कहते सर यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल नहीं जाती हैं, मोस्टली छोटी उम्र में उनकी शादी हो जाती है तो वो सेटल हो जाती हैं गांव के इकोसिस्टम में। तो मैंने जब करीब से देखा तो मुझे वहाँ ना गुर्बत दिखी। एक तरफ हम बिजली की बात कर रहे हैं मुफ्त मिलेगी, और कुछ गांव कश्मीर में मुझे दिखे जहाँ पे इतनी सर्दी को हैंडल करने के लिए एक बिजली का कनेक्शन शायद नहीं है उनको सेटिस्फैक्ट्री। वहाँ पे फ्यूल के लिए वो वुड को भी बचा रहे हैं, वो कच्चा कोयला बना नहीं रहे हैं। मतलब ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं। कच्चा कोयला एक इंडिकेशन है कि हम अपने सर्वाइवल के लिए, कश्मीर में एक्सट्रीम वेदर स्टेट है ना, ठंड बहुत होती है। तो ये 2024 का कश्मीर अगर हम देखें तो मुझे वहाँ से लगा पता कि हो सकता है कि गुर्बत भी एक कारण हो इस पॉलिटिकल टर्मोइल का, और इस टर्मोइल का जिसका फ़ायदा आलमोस्ट सब ले रहे हैं। लेकिन वो जो आम इंसान वहाँ पे रह रहा है वो आज भी उन प्रॉब्लम से जूझ रहा है जो शायद 100 साल पहले भी इधर होंगी या काफ़ी सालों से इधर होंगी। तो मैं और राजा भैया फिर सर्किट हाउस में बैठ के सोच विचार ही करते रहे, और हम रात को काफ़ी देर तक बैठे रहे। आपको मेरी बातें बोर भी कर सकती हैं, लेकिन जो हुआ वही मैं बताऊंगा, रियल हमारी अपना एक्सपीरियंस हुआ। तो हम सोचते रहे कि क्या कारण होगा, क्यों होगा ऐसा, क्यों गुर्बत हुई यहाँ पे, फिर कैसे पुराने ज़माने में ये बड़ा पॉपुलर रहा, कैसे यहाँ प्रॉस्पेरिटी आई थी। तो हमने इमेजिन किया कि शायद जम्मू कश्मीर जो था, या कश्मीर पर्टिकुलरली जहाँ हम हिल स्टेट बोलते हैं, जो वो सेंट्रल एशिया में जाने का हिंदुस्तान का रास्ता था, और सेंट्रल एशिया से अगर कोई हिंदुस्तान आ रहा है तो वो एंट्री पॉइंट था। और वो सडनली जो है पॉलिटिकल टर्मोइल्स की, पॉलिटिकल मतलब जब भी हम जंगें होती है ना, हम इसको पॉलिटिकली बोलते हैं ना रवीश, चाहे राजाओं से जंगें होंगी, चाहे कोई भी रीज़न होगा, चाहे रियासत इधर से उधर चलेगी, लैंड इधर से उधर आ गई। जब अफ़गानियों का राज आया तब भी ये बॉटम बन गया, एंट्री नहीं ना रहा। और जब मुग़लों का राज आया तो ये साइड हो गया। तभी मुग़ल जो है डिफरेंट रूट्स यूज़ करते थे ट्रेडिंग के, वो भी शिपिंग के थ्रू ज़्यादा चल रहे थे, मैं थोड़ी हिस्ट्री में देखा। लेकिन जब डोगराओं को रूल आया
कुछ देर के लिए जब पंजाब और डोगरा रूलर्स ने यहाँ रूल किया, ये एंट्री पॉइंट की तरह लिया गया काफ़ी सालों के बाद। अगर हम इसमें करेक्ट करेंगे अपनी ये अजम्पशंस हैं, हिस्ट्री इज मोर अबाउट अजम्पशंस एंड लेस अबाउट फैक्ट्स, यही होता है रवीश। हिस्ट्री में आपको काफ़ी चीज़ें अज्यूम भी करनी पड़ती हैं, है ना। हाँ, हम इमेजिन करते हैं कि जब डोगरा रूलर्स आए तो जम्मू कश्मीर फिर एक एंट्री पॉइंट बना। जो ट्रेडर्स थे, क्योंकि जम्मू जो थी वो हम मानेंगे रियासी के पास कैपिटल सिटी थी, बिल्कुल कैपिटल बेशक कश्मीर थी, बट जम्मू का जो किला था वो भीमगढ़ था। जो रूलर ऑफ जम्मू कश्मीर थे डोगरा, वो भीमगढ़ से रूल कर रहे थे रियासी के पास। उनका भी सेंटर पॉइंट कश्मीर को लेकर रियासी था, है ना। और जब वो लोग ट्रेडिंग की तरफ जा रहे थे कि जो बिजनेस आ रहा था इस रियासत में, वो पंजाब से नीचे की तरफ से नहीं आ रहा था, वो ऊपर से आ रहा था। और वहाँ से जो मीरपुर था, यही सब जगह थे ट्रेड सेंटर्स थे, यही था ना। तो उस प्रॉस्पेरिटी की वजह से 100 साल स्टेबिलिटी रही, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई ना। तभी तो महाराजा प्रताप सिंह सोच रहे थे कि रेलगाड़ी ले जाऊंगा मैं पूरे कश्मीर तक। पैसा था तभी सोच पा रहे थे, प्रॉस्पेरिटी थी तभी सोच पा रहे थे। फिर सडनली जब जम्मू कश्मीर के ओर विलय किया गया और हिंदुस्तान पाकिस्तान का डिवीजन हो गया, तो कश्मीर फिर से जम्मू एक एंड पॉइंट बन गया। कन्याकुमारी से कश्मीर, कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं कहते ना। और जब कन्याकुमारी से कश्मीर की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हज़ारों किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके गुड्स वहाँ पहुँचेंगी, जो कि उल्टा था। पहले वहाँ से यहाँ आती थी, वहाँ से एंटर एंड देन टुवर्ड्स दी सेंट्रल इंडिया, है ना। तो मुझे लगा कि गुर्बत जो कश्मीर की है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। और उसका सलूशन क्या है कि कश्मीर जो है और जम्मू जो है, कोशिश की जाए कि जो ट्रेडर्स का रास्ता है ट्रेडिंग का, वो स्टार्ट किया जाए। जो हम कश्मीर को टूरिज्म सेंट्रिक बना रहे हैं, टूरिज्म भी कश्मीर के लिए कोई बड़ा पॉजिटिव हम नहीं बोल सकते कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि टूरिज्म के साथ जुड़ी हुई कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी हैं। हमने कश्मीर में बहुत ज़्यादा लिटर देखा। बच्चों के जो पैड्स देखे ना, बच्चे नैपी पैड्स यूज़ करते हैं, जो सैनिटरी पैड्स नहीं हम कहते हैं, नैपी पैड्स, मतलब जो बच्चे हगीज़, जो बच्चे हगीज़ यूज़ करते हैं। रवीश तू सुन के हैरान होगा, तो कश्मीरी है। जिस पहाड़ी पे हम पहुंच नहीं पा रहे थे ना, वहाँ पे कुत्तों ने हगीज़ मचाए हुए थे। बिल्कुल, वो एक इंडिकेशन है कि जिसको हम टूरिज्म का पैराडाइज बोल रहे हैं, वहाँ पे फिर मैंने जब लोकल पूछा तो कहने लगे हमारे पास 5-5, 6-6 कनाल के पिट्स बनाए हैं हमने लोकली टू डंप दीज लिटर। तो कश्मीर जो कि ऑलरेडी हमारे पास पतझड़ की वजह से एक अलग सा एक इशू बनता है, जब पत्ते गिरते हैं सारे नीचे, सारे के सारे कंज्यूम नहीं हो पाते हैं एकदम। तो वो भी हमें, जहाँ पैडी की प्रॉब्लम आती है इधर, तो वो भी हमें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं विचार करना था। तो इन सब चीज़ों को मिला के हम ये समझेंगे कि इन्वायरमेंट के प्रति कश्मीर में सेंसिटिविटी हमने कम देखी। जबकि जम्मू कश्मीर में अगर आप देखो, जहाँ जहाँ पानी के सोर्स होते थे वहाँ पे नाग की फ़ोटो बनाई है, टेम्पल बनाया है। और वो जो कश्मीरी पंडित हमारे साथ गए थे, वो कह रहे थे जिस नाले से आप देख रहे हो वहाँ की गंदा पानी है, मैंने इसका पानी पिया हुआ। और जब मैं बच्चों को बोलता हूँ कि मैंने इसका पानी पिया हुआ है, वो मानते नहीं है। बिल्कुल। तो ये कुछ इंडिकेशंस थी जो मुझे लगा कि हम सत्संग में बात करेंगे, ताकि रिकॉर्ड हो जाए। आने वाले सालों में कोई सुनेगा कि किसी और ने भी ऑब्जर्व किया था। इन्वायरमेंट को लेके, डल को लेके बड़ी बातें हो रही हैं। एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है जो कि डल की प्रोटेक्शन की बात करता है। व्हाट अबाउट द होल कश्मीर एंड जम्मू? There is a bigger challenge which we are going to face in near future. That is the environment problem in Kashmir related to the कचरा, कूड़ा। और जब हम कहेंगे कि 70-80 लाख टूरिस्ट भी वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे तो उनके लिए मैनेजमेंट भी तो करनी है ना सामान की। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, गुर्बत कैसे ठीक होगी कश्मीर की जब तक कि वहाँ पे स्टेबल ऑक्यूपेशंस नहीं शुरू होंगी। अब ट्रेन वहाँ से जा रही है, एक उम्मीद की जा सकती है कि इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगी, रॉ मटेरियल जल्दी पहुँचेगा, है ना। आप अक्सर इसको कमेंट करते हो कि रॉ मटेरियल पहुँचेगा, इंडस्ट्री लगेगी। मैं ये मानता हूँ फिर भी वो डिपेंडेंट है ना। एक सोल्यूशन तो है, वो भी एक बड़ा सोल्यूशन है। भारत सरकार का बड़ा उसमें मैं बोलता हूँ बढ़िया विजन है कि
ट्रेन वहाँ पहुँचाने से आप ट्रांसपोर्ट की कम्युनिकेशन को बढ़ा रहे हो, रॉ मटेरियल की रिसोर्स बढ़ेगा तो इंडस्ट्री का वहाँ पे ग्रोथ हो सकता है और वहाँ से बनाया हुआ प्रोडक्ट जल्दी पहुँचेगा भी, क्योंकि पहले हमारी रोड्स की कनेक्टिविटी थी, बड़ी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन वाई नॉट, अगर हम बाय रोड ट्रेवल कर सकते हैं अप टू अफगानिस्तान, अप टू ईरान, तो हम लोग जो ये पीओजेके को लेके एक सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती रहती है कि हमारा वो हिस्सा है, तो पहले डिप्लोमेटिकली तो कोशिश की जाए उसकी तरफ बढ़ने की, क्योंकि क्लेम तो इंडिया कर ही सकता है और कर भी रहा है। अगर इंडिया का हिस्सा है तो स्टार्टिंग में कोई एक डिप्लोमेटिक टास्क बात तो शुरू की जाए, क्योंकि चाइना भी इंडस्ट्रियल स्टेट है, पाकिस्तान को भी गुर्बत है, पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी परेशान हैं। आप पीओजेके को छोड़ दो, बाकी तो पाकिस्तान वालों का है ना, बिल्कुल। तो वहाँ पे भी गुर्बत है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है, उनको भी बार बार लोन्स की तरफ जाना पड़ता है। तो अगर पाकिस्तान को भी ये समझाया जाए, चाइना तो ऑलरेडी बिजनेस के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, अगर वो सीपेक बना सकता है तो उसको एक ग्रेटर कॉरिडोर पे आने में क्या प्रॉब्लम है भारत के साथ। तो अगर डिप्लोमेटिक टास्क ये जो इस तरह बढ़े अगर हम लोग, तो हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्टेड रहेगा, है ना। हमें वहाँ पे ऐसी इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो उसके एनवायरनमेंट को इफेक्ट करे, है ना। हम टूरिज़्म के साथ भी थोड़ा कंट्रोल वे से काम कर सकते हैं कि कुछ कश्मीर के एरियाज़ में रिस्ट्रिक्टेड टूरिज़्म जाए, जहाँ पे इन्वायरमेंट सेंसिटिविटी है, जहाँ का फ्लोरा फोना डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से कोई जा रहा है ना। लेकिन अगर ये ट्रेड रूल भी साथ में बन जाए डिप्लोमेटिकली, तो मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है जम्मू कश्मीर का निकलेगा और वो मुझे लगता है प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। इधर से पोर्ट से हमारे गुड्स जो है वो पूरे वर्ल्ड को जाएंगे, इधर से बाय रोड जाना शुरू हो जाएंगे टुवर्ड्स द सेंट्रल एशिया। सिल्क रूट की अक्सर बात हो रही है, तो दिस इज द वे वी कैन प्रोटेक्ट दी ओवरऑल कश्मीर एंड जम्मू। जी बिल्कुल, एंड अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ हम इसको सॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा देख सकते हैं। आपने जो एनालिसिस किया वहाँ कश्मीर जाके काफ़ी हद तक ये सही है, क्योंकि हिस्टोरिकली ऐसा होता था। और जब आप फिजिकली देखते हैं कि आपकी सिचुएशन ऐसी है जोग्राफिकली, तो व्हाई नॉट, ये तो अक्सर सवाल होना चाहिए। लेकिन अब हम देखेंगे, अगर हम पिछले 47 के बाद जब से यहाँ पर जो विड्रॉवल हुआ, जो कॉलोनलिज्म, जो कॉलोनीज थी, जो इंडिया कॉलोनी थी यूके की, ये कॉलोनी ख़त्म हुई और ये दो स्वतंत्र देश बने, तो इसको कभी स्टेबल नहीं होने दिया गया। एक धर्म को एक आधार बना के एक दीवार सी खड़ी कर दी गई, जिसको कि दीवार को दोनों तरफ एक दूसरे को शक के नज़र से देखते हैं। और अक्सर कुछ ऐसी बातें हुई, 71 में हुई, 65 में हुई, हमारे जो करगिल के टाइम पे हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, तो उसके कारण हम भरोसा नहीं कर पाते और डिफरेंसेस बढ़ते गए। बिल्कुल, डिफरेंसेस बढ़ते गए। अब सिचुएशन ये है कि देखिए, बिल्कुल आपका जो ऑब्जर्वेशन है ये सही है, लेकिन ऑन ग्राउंड इस टाइम पे बहुत मुश्किल है ये इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि इंडिया ने एक छोटा, अगर मैं इसकी एक छोटी पहल बोलूँगा, वो था जो इंटर कश्मीर जो ट्रेड होता था, हाँ, एलओसी ट्रेड के नाम से जिसको जाना जाता था। तो बाद में जब एनआईए, जब सरकार ने कायम की 2014 के बाद, तो ऐसी फाइलें बाहर निकल के आए, जो एक ज़हूर वताली करके भी एक बिजनेसमैन हुआ करते थे, और भी काफ़ी लोगों के नाम थे, कि जिसमें डायरेक्ट हुआ कि यही जो पत्थरबाजी चल रही है, यहीं से पैसा घूम के आ रहा है, कि बुक्स में वो इन्फ्लेटेड चीज़ें दिखा के कैश इसके थ्रू मंगा रहे हैं और पत्थरबाजी चालू कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा उस टाइम एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। लेकिन अब मैं अगर ये गुर्बत की बात करें या हमारे पूरे स्टेट की बात करें, डेवलपमेंट की, तो मेरे को लगता है कि हमको ज़्यादा निर्भरता जो है वो रोड इंफ्रा और रेल इंफ्रा जो हमको मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करती है, उसी पे फोकस कर पाएंगे हम, क्योंकि कंडीशन वैसी नहीं है अभी आगे पीछे। चाइना के साथ भी देखिए, चाइना के लिए मैं तो आज बोलना भी चाहूँगा, काफ़ी बार मैंने आपके साथ डिस्कस भी की है कि इंडिया तो पुंछ तक लिंकअप बना रहा है। देखिए, पुंछ से रोड बन रही है जम्मू तक, बहुत अच्छी। जम्मू से आप देख रहे हैं कि जम्मू से वो रिंग रोड के थ्रू कनेक्ट हो रही है एक्सप्रेसवे से। वो एक्सप्रेसवे अमृतसर के पास चेंज ओवर करके एक एक्सप्रेसवे और बन रहा है, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, जो कि जो अदानी पोर्ट है उसकी तरफ जाता है। तो आप देखिए, अगर चाइना का भी अगर सीपैक देखें हम, जो सीपैक इतने मुश्किल और दुर्गम इलाके से, जहाँ पर आतंकवादी प्रभावित इलाका है, वहाँ से गुजरते हुए बलूचिस्तान होते हुए जाती है, इतने अटैक्स हो रहे हैं उनके ऊपर, उनको तो ये एक्चुअली में एक सेफ रास्ता है, और जहां पर उनको इन्वेस्ट भी नहीं करना, कुछ भी छोटा मोटा हमें टैक्स पे करके दे कैन यूज इट। लेकिन दीवारें उनके साथ भी इस तरीके की खड़ी हुई हैं पिछले 4-5 साल में, कि वो भी मुझे इन नियर फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मैं आपको एक चीज और दूंगा, यहाँ पे बोलूंगा, फ्यूचर यही है, होना तो है ये। देखिए, ये एक्सेप्टेंस, देखें या ना देखें, ये एक्सेप्टेंस की बात है कि कब तक ये सारे देश जिनके मैंने नाम लिए, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये कब तक समझेंगे नहीं कि भाई देखिए हमें फायदा किसमें, हमें वो करना चाहिए। मैं इस पे एक चीज ऐड करूंगा, देश समझ रहे हैं,
देश के लीडर्स को समझना ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं देश, तो दैट डजंट डिफाइन द देश, कि देश का जनरल ओपिनियन तब बनेगा जब ऐसी चर्चाओं में पब्लिक पार्टिसिपेशन होगी। पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं उनकी चर्चाओं में ये बातें होंगी। अब देखिए वो चर्चा किस पे कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। वो तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, यही मेरा ऑब्जर्वेशन है। हम डिकोड करते हैं इंडियन इलेक्शंस को पहले, जिसको हम जानते हैं डेमोक्रेटिकली फेयर एंड राइट इलेक्शंस होती हैं, कि कितने करोड़ लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। 60, 50, 60, 70% एवरेज होगी, 60%। जो इलेक्शन के लिए तैयार लोग हैं, वोटर हैं, उनमें से 40% नहीं करते हैं। जो 60 करते हैं उनमें से जो 70% ले लेते हैं वो आते हैं। बिल्कुल। तो हम मानेंगे कि किसी भी इंडियन हमारे सब कॉन्टिनेंट में 100 की एवरेज एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कि 25% जो लोग सोच रहे हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हो रही है। बिल्कुल। 75% लोग तो या तो वो इंडिसिसिव है, या वो उनका ओपिनियन पार्लियामेंट में है नहीं, या उस पार्टी के खिलाफ है जिसको सरकार में। हाँ। तो फ्यूचर सबसे पहले तभी हम लोग, वो जो लेडी वहाँ इस 24 में भी अपने घर के कोयले के लिए जंगल से काटी हुई लकड़ी से कोयला बना रही थी, कि वो 10, 20, 30 रुपए का किलो कोयला नहीं अफोर्ड कर सकती है अपने बच्चों को बचाने के लिए, वो अवेयर करना और फिर उसकी अवेयरनेस से वोट करवाना हम जैसे लोगों का, मीडिया हाउसेस का काम है। और इसलिए मैंने कहा कि मैं जम्मू जाऊंगा, बैठूंगा और इसके ऊपर मैं चर्चा कर दूंगा, ताकि लोग इसके बारे में बात करें। चाइना हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ये सब लोग अपने लोगों के लिए सिंसियर होने चाहिए। भारत की तो सिंसियरिटी अंडरस्टूड है ही है, बिकॉज वी आर ड्रिवन बाय डेमोक्रेटिक सेटअप एंड सोशलिस्टिक माइंडसेट है ये हमारा। और यहाँ पे कोई बंदा तानाशाही करता नहीं, और ना हो पाएगा, ना करेगा कोई, क्योंकि इंडिया में एक शुरू से एक संस्कार है, सिविलाइजेशन है। पाकिस्तान इस टाइम अनफॉर्चुनेटली फैनेटिज्म का शिकार है, और उसी का जैसे मिलता जुलता फैनेटिज्म हम बोलेंगे चाइना में भी है। माओवाद है, एक्सट्रीम बिहेवियर है, एक आइडियोलॉजी को लेके एक्सट्रीमिस्ट। प्रैग्मेटिक आइडियोलॉजी दोनों की नहीं है। इसमें जो रोल है प्रैग्मेटिज्म को, भारत की लीडरशिप को लेना पड़ेगा। एंड वी आर लकी इनफ कि मोदी जी में हम वो विजनरी लीडर देख रहे हैं। और जहां रहा सवाल करेज का, तो बीजेपी में वो करेज है कि बियॉन्ड द लिमिट जाके भी बीजेपी स्टेप लेती है, और इसी लीडरशिप ने भी लिया। जब बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ कोऑर्डिनेट अपने आप को किया, तो उतना ब्रेव स्टेप जो है ये लीडरशिप ले सकती है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं, मेरा पॉइंट कई लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, अपना काम करते हैं, थिंकर भी हैं, एजुकेशन के साथ लिंक भी करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, खुद को भी गाइड करते हैं, और चर्चाओं के लिए ओपन रहते हैं। पाकिस्तान के जितने भी स्ट्रेन रिलेशन है हिंदुस्तान के साथ, मुझे ऐसा लगता है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसने सबसे ज़्यादा कोशिश की है कि रिलेशन हमारे क्वार्डियल हो जाए। और पाकिस्तान में बैठे हुए जितने भी फोर्सेस हैं जो नहीं चाहती थी, उनको बड़े अच्छे से हैंडल किया गया, कि वार के मुहाने पे खड़े होके भी वार नहीं हुई। बाई चांस वहां इमरान खान जैसा प्रेगमेटिक आदमी बैठा था उस दिन, नहीं तो ऑलमोस्ट वॉर कुड हैव डिक्लेयर्ड। बिल्कुल। जब हमारी टेरिटरी एयर टेरिटरी ब्रीच की गई, रजौरी के पास हमला किया था, इट वाज अटैक। और उसके बाद बयान भी आया था एक बार एक पॉलिटिकल रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि उस दिन वो कत्ल की रात होने वाली थी अगर वो इमरान खान वो ऐसा डिसीजन नहीं लेते। तो हम ये समझेंगे कि पाकिस्तान में भी कुछ लोग समझदार हैं, और पॉसिबिलिटी है कि वो भी लीडरशिप मर्ज करे। और चाइना में भी हम देख रहे हैं कि उनको अपनी प्रॉब्लमों से निकलना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिकल क्राइसिस वहाँ पे भी डीपन होते जा रहे हैं। हाँ, इतना बड़ा कोरिया आप बना रहे हो, ये और इन दोनों के बीच में भारत एक ऐसा मुल्क इस टाइम मर्ज हो रहा है जिसके पास स्टेबल लीडरशिप भी है और स्टेबल इकोनॉमी भी है। और अगर ये डिस्कशन हमारी कहीं पहुंचे तो शायद एक डिबेट शुरू हो, शायद कुछ ग्रुप्स बने, और पाकिस्तान उसमें एक स्टेबल कदम उठाए कि जो इंडिया के साथ उसके डिफरेंसेस हैं जो सॉल्व किए जा सकते हैं, चाहे वो उन टेररिस्टों को इंडिया के साथ सेंटर करना हो जिन्होंने इंडिया को जख्म दिए हैं, है ना। उसके बाद में जो इंडिया कहता है कि भाई आप टेररिज्म को ज़ीरो कर दो, तो इन पाकिस्तान एक जेन्युइन तरीके से उस पर बात करें।
तो फिर ये जो चीज़ें हैं ये इंडिया को भी सपोर्ट करेंगी, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान को भी रिलीव करेंगी, ज़्यादा पाकिस्तान को ज़्यादा रिलीव करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान को जो सामान भारत से सस्ते में मिल सकता है। इसके अलावा भी जैसे वो FATF ग्रे लिस्ट में इसी कारण है, FATF की ग्रे लिस्ट में इस कारण उसको फंडिंग नहीं मिल रही। देखिए अगर वो चलिए कामकाज नहीं कर रहा था लेकिन एक फंडिंग के सहारे चल पा रहा था, लेकिन उस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में आने के कारण, और वो ब्लैक लिस्ट हो सकता है, कभी भी हो सकता है, उस कारण उसको वर्ल्ड बैंक की फंडिंग बंद है, US उसको फंड नहीं कर रहा, सऊदी अरब उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा, तो वो फंस चुका है। अच्छा, एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई, आप एक्चुअली उसको करेक्ट करते रहना। देखिए हमारा काम है परसेप्शन की तरफ लेके जाना, है ना राजा भैया। हम कोई हिस्ट्री की क्लास वो चला नहीं रहे हैं, इकोनॉमी का पेपर दे नहीं रहे कि हमने, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ साल पहले जब ये कोविड हुआ, इसी बीजेपी सरकार ने पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया। हाँ बिल्कुल, काफ़ी किट्स विट्स और दवाइयाँ काफ़ी मुहैया करवाई थी, और फूड ग्रेन्स में भी पाकिस्तान का सपोर्ट किया गया है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हम मान के चलें कि जो ये प्रेजेंट सरकार है पावरफुल भी है, और ये इंडियन सिविलाइजेशन के थॉट्स को ही फॉलो कर रही है। बिल्कुल। वो मैं कैसे कमेंट करूंगा, भारत का जो हमारा एक सिविलाइजेशन ट्रेट है वो है रामायण और महाभारत। महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, पहले उसके एट्रोसिटीज हुई, कौरवों ने बहुत ज़्यादा राइट इन्फ्रिंज किए, बहुत ज़्यादा हर्ट किया, पर्सनल लेवल पे भी हर्ट किया। फिर एक टाइम आया जब वॉर लगभग होने वाली थी, 5 तो गांव मांगे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, हम कृष्ण जी की बात करेंगे डिप्लोमेसी के, जो हम बोलेंगे ही इज अ गॉड एंड इज अ गॉड ऑफ डिप्लोमेसी एंड गॉड ऑफ गवर्नेंस ऑल्सो। जी चाणक्य नीति को हम साइड पे रखते हैं, चाणक्य फिर एक ह्यूमन था, बिल्कुल। बट कृष्ण जी की नीति को अगर हम बात करें तो हमें सामने सामने देखने को मिलती है कि वो दूत बन के जाते हैं और बोलते हैं देखो वॉर की बात वही लोग करते हैं जिनको वॉर पता नहीं है, बिल्कुल, जब जंग होगी तो लाशें दोनों तरफ गिरेंगी, नुकसान दोनों तरफ होगा, नहीं बहुत होगा। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा था कि वॉर कोई विकल्प नहीं है, युद्ध कोई विकल्प नहीं है, और युद्ध होगा ये भी निश्चित है, लेकिन जितने विकल्प हो सकते हैं युद्ध से पहले वो एक्सप्लोर कर लेने चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं पांडवों को मना लूंगा, आप 5 गांव दे दो। मतलब ये कहने का है, आई वांट टू कम्युनिकेट टू पीपल दोज हु आर, आज मैं चैनलों पे देखता हूँ रवीश राजा भैया, हमें कंडेमन करना चाहिए इस फोरम से, चाहे कोई हमें पसंद करे नहीं करे। कुछ चैनल्स मैं नाम नहीं ले सकता, वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं पिछले 5-6 सालों से, उनको देख के जंग लग गई, आटम बम गिरा दिया, अब तो हद ही हो गई है। मैं एक दिन सोचा सच में तो नहीं कोई गिरा अटैक हो गया, बाहर जाके देखना पड़ेगा। नहीं सीरियसली मुझे लगा कि इतना बड़ा नेशनल चैनल है तबाह हो गया, उतना दुख हो रहा है। 1.5 लाख रशियन सोल्जर अप्रोक्सीमेटली डाइड। बिल्कुल, क्या अचीव किया, 1.5 लाख के साथ कितनी कितनी फैमिली, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना लॉस हुआ। बिल्कुल। अब पहले के ज़माने तक ये मरना और इंफ्रास्ट्रक्चर ही होता था। आज के ज़माने में इकोनॉमिक सैंक्शंस और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से वो 20-20 साल तक उस जंग का असर रहता है। रशिया वही में मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर भगवान कृष्ण जी ने भारत की सिविलाइजेशन में हमारे लोगों को ये गाइड किया कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, युद्ध को आप लोग एक लास्ट रिजॉर्ट मानो, उसके पहले सारे टाइज करो। तो मैं वही अपने आप को बोल रहा हूँ कि जब भारत में हम देख रहे हैं एक अजीब सा नशा चढ़ा हुआ है, युद्ध युद्ध युद्ध, और कुछ हमारे लीडर बात करते हैं बाद में हम जी POJ के लेके रहेंगे। भैया वो ऑलरेडी हमारा है, आप कदम तो बढ़ाओ। हमें ये सुनने को मिले कि इंडियन डेलीगेशन, इंडिया हैज कॉल्ड अपॉन द डेलीगेशन, भाई हमें अब इसको फाइनल करना है, हम वहाँ के लोगों को दुख नहीं देख पा रहे हैं, वो हमारे लोग हैं, हम ऑलरेडी 70 साल उनके प्रति ड्यूटी नहीं दे पाए हैं। हमें अपनी कॉन्शियस की कॉल लेनी है, हमें मॉरल कॉल भी लेनी है, और हमें लीगल कॉल भी लेनी है कि दैट पार्ट वाज माय पार्ट। मैं कितने देर उन लोगों को एट्रोसिटीज़ के हवाले करूं? 2 जनरेशन तो उनकी ख़त्म कर दी है, वी आर गोइंग टू टेक इट। आप हमें बताओ क्या करना है। तो हम आपको 3-4 प्रपोजल दे रहे हैं कि आप करो इसको क्लोज, और अगर नहीं माना जाता तो डिसिसिव एक्शन ली जाए और पूरा भारत सरकार के साथ खड़ा होगा। लेकिन अगर लिंगर ऑन किया जा रहा है तो नुकसान दोनों तरफ हैवी हो रहा है ऑलरेडी। फिर हम वहाँ से निकले
मैं कश्मीर की इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो एक दिन हमने वहाँ स्पेंड किया, मैं गाड़ी में बैठा, वहाँ पे एक बच्चा था, उसने ITI मैकेनिक में किया है, उसने जम्मू ही नहीं देखा हुआ था। बिल्कुल। तो जो टैक्सी ड्राइवर मुझे लेके आया, कहता जी मैं उसको उठा लूँ, मैं कहा उठा ले यार। तो रास्ते में हम बात करते रहे, मुझे समझ में आया कि आज मौसम ख़राब हो जाएगा। मैंने बोला, कहता जी बर्फ़ पड़ जानी है, गाड़ियों का मूवमेंट ख़राब हो जाना है। तो मैं कहा टूरिस्ट आएगा, बाय एयर आएगा और मैक्सिमम लेवल पे वो उस तरीके से जाएगा, लोकल टैक्सीज़ को उतना प्रॉफिट नहीं होगा, बिकॉज लोकल मोबिलिटी कम हो जाएगी कुछ महीनों के लिए। तो मैंने कहा फिर आप क्या करोगे? कहते जाएंगे घर में बैठेंगे, जो 2-4-6 महीने से कमा रहे उसी को करेंगे, क्योंकि टूरिज्म आता है लेकिन प्रैक्टिकली लॉस बड़ा होता है हमारे को, क्योंकि हमारी गाड़ियों में वो प्रोविजनिंग नहीं है, बर्फ़ पे चलें लेकिन घर के साफ हो जाती हैं। लेकिन ये भी फिर है ना, गोइंग अगेंस्ट द फ्यूरी ऑफ नेचर। फैक्ट तो यही है ना, नेचुरली हम तो नहीं कर सकते ये चीज़ें जो है सपोर्टिव हैं। तो मेरा ये कहना है कि इकोनॉमी को सुधारना ही प्रोवोकेटिव है। आज से हज़ारों साल पहले एक राजा अपने देश की पब्लिक को खाना देने के लिए दूसरे देश पे अटैक करता था, जोर ज़बरदस्ती लेता था, क्योंकि उसके ऊपर एक मॉरल कॉल होती थी कि मेरे लोगों के लिए मुझे खाना चाहिए, तो वो जंगें करता था। आज हमें ज़मीन खरीदने के लिए मारना नहीं ना पड़ता है, हम पे करते हैं और ज़मीन ले लेते हैं। तो आज इंडिया के पास पे करने को है, पाकिस्तान के पास नहीं है। तो डिप्लोमेसी कैन बी अप टू एनी एक्सटेंट, बट पाकिस्तान को देखना है, अफगानिस्तान को देखना है, चाइना को देखना है कि अगर भारत ये कॉल ले तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। गोल्डन भी मैं बोलूंगा, गोल्डन सुपर अपॉर्चुनिटी है कि 150 करोड़ की आबादी उनका कंज्यूमर भी बन सकती है, और 150 करोड़ आबादी की इंडस्ट्री से बना हुआ प्रोडक्ट उनको सस्ते में मिल सकता है। और अगर इस तरफ डिबेट शुरू हो तो ये जो वार की जो होती है ना, एक वार का एक बना हुआ है, मार दो काट दो, तो हमें उन लोगों को ये बताना है कि 2-3 घंटे निकालो, भगवान कृष्ण की गीता को देखो और उसमें समझो कि भगवान जी भी कह रहे हैं कि जंग कोई विकल्प नहीं है। बात करो, डिप्लोमेटिक बात करो, डिस्कशंस करो, और पब्लिक में ये बात जाने दो कि अगला वोट अगर पब्लिक दे, वो ये नहीं देखे जंग कौन कर रहा है, वो देखे कि इकोनॉमी की बात कौन कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर होगी। और दूसरी बात मैं यहाँ ऐड ऑन करूँगा, आप भी बात करो, आप भी देखो क्या मैं चीज़ों को आपके साथ डिस्कस कर पा रहा हूँ। फिर मैंने कहा कश्मीर में बच्चे मांग रहे हैं नौकरियाँ, बड़ा मज़ेदार पॉइंट है। गवर्नमेंट का मतलब होता है जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, वो एक प्रोसेस, वो एक सिस्टम इज गवर्नमेंट। जब काम ही नहीं हो रहा नीचे, तो ऑर्गेनाइज किसको कर रहे हैं? और अगर ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पा रहे हैं तो उनको स्टाफ किसके लिए चाहिए? अगर इंडिया जम्मू कश्मीर इकॉनमी 10 फोल्ड हो जाए तो उसके लिए ज़्यादा लोग चाहिए, गवर्नमेंट को साइज बढ़ाना पड़ेगा, है ना। जब हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में पॉपुलेशन ही डिक्लाइन कर रही है तो एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन में कम हो गई। जब हमारे टैक्सेस ही कम आ रही हैं तो टैक्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयमेंट कम हो गई, है ना। जब एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का प्रोड्यूस स्टेबल नहीं हो पा रहा है हमारा, तो हमारे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के एम्प्लॉयमेंट कम हो गई। तो गवर्नमेंट किस बेस पे कह रही है मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगी? लेकिन तो गवर्नमेंट को क्लियर करना पड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब खाली गवर्नमेंट सरकारी नौकरी क्लर्क की और एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है। मैं वहीं पे बैठ के देख रहा था कि गवर्नमेंट सेल्फ डिपेंडेंट की एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, लेकिन उसके लिए रिक्विजिट इंफॉर्मेशन अवेयरनेस देना ग्रास रूट लेवल पे नहीं कर रही है, क्योंकि ये सोशल टैबूज है। अगर आप एक क्लर्क को समाज में इज्जत नहीं दोगे तो आप समाज को मोटिवेट नहीं कर सकते क्लर्क बनने के लिए। अगर आप पेयोन को इज्जत नहीं दोगे तो पेयोन को मोटिवेट नहीं कर सकते पेयोन बनने के लिए। अगर आप एक ट्रेडर को जो कि सुबह 100 रुपये का सामान डाल के अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, इज्जत नहीं दोगे समाज में, सोसाइटी में, तो वो उसका एम नहीं होगा ट्रेडिंग करना। एक सेल्समैन को इज्जत नहीं दोगे, वो सेल्समैन बन के पसंद नहीं करेगा। लेकिन जब वो इंसान सोसाइटी में अपने आप को देखता है तो हर आदमी एक्सेप्टेबल है। हम अगर किसी शॉप पे जाते हैं तो जो हमें सेल्समैन शॉप का सामान दिखाता है, क्या वो इज्जतदार इंसान नहीं है? बिल्कुल है। ओनर भी इज्जतदार है, दुकानदार भी इज्जतदार है। लेकिन जब वो पहले 25 साल अपने सिस्टम में बैठता है, स्कूलिंग के, एजुकेशन के, कॉलेज के, वो कभी नहीं कहता मैं दुकानदार बनूंगा, वो नहीं कभी कहता मैं दुकान पे सेल्स का काम करूंगा। ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा हमारा, ये उसको क्या बनाता है कि तू एक पढ़ाई कर, और कौन सी पढ़ाई कर जो तुझे क्लर्क बनाएगी,
और यहाँ तुझे सेक्रेटरी बनाएगी। भाई सेक्रेटरी और क्लर्क तो गवर्नमेंट का हिस्सा है ना, टू ऑर्गेनाइज थिंग्स। अगर आपको हजारों करोड़ों सिस्टम में लोग हों, फिर उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए थोड़े से लोग चाहिए ना आपको गवर्नमेंट में। और अगर आप इलेक्शन इसी मुद्दे पे लड़ो तो इसका मतलब फिर गवर्नमेंट को दुकानें खोलनी पड़ेंगी ना, फिर गवर्नमेंट को फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ेंगी। तो जो मॉडल ऑलरेडी फेल हो चुका है गवर्नमेंट का, हमें कुछ सालों के बाद ही अपनी सारी चीज़ें नेशनलाइज करनी पड़ी ना, नेशनलाइज से हमें देनी पड़ी, प्राइवेटाइज करनी पड़ी। बिल्कुल करनी पड़ी। तो हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि आप लोगों को काम करना है, आप लोगों को काम करने की फैसिलिटी मिलेगी, आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, ताकि नीचे से पैसा जनरेट हो, और वो पैसा जब बड़ा बने उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट का साइज बढ़ाना पड़े तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बिल्कुल, दिस इज अ वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन। आप क्या बोलते हो इसके बारे में? बिल्कुल, मतलब मैं वैसे इस पे जोड़ना चाहूँगा कि अगर हम पहले से कंपेयर करें हमारी स्टेट को, जम्मू कश्मीर स्टेट को, तो मैं स्पेसिफिकली 2 स्कीम्स का नाम लेना चाहूँगा। एक मिशन यूथ करके स्कीम है जिसमें लोन दिया जा रहा था, एक तो पढ़ाया जा रहा था और लोन भी दिया जा रहा था, और दूसरा PMEGP। ये 2 स्कीमें थी जो इम्प्लीमेंटेड थी यहाँ पर। काफ़ी लोगों ने इसका बेनिफिट लिया, कश्मीर वादी में ज़्यादा लोगों ने लिया। हाँ, तो फर्क पड़ा है अगर हम बोलेंगे, देखिए बहुत फर्क पड़ा है। कंपैरिजन टू प्री 2019 और आज में डिफरेंस है, बड़े इम्प्रूवमेंट। मुझे पर्सनल, मतलब देखिए मैं हूँ कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, कश्मीरी को थोड़ा सा जानता भी हूँ, थोड़ा कनेक्टेड भी फील करता हूँ कश्मीर से। एक स्पिरिचुअल प्लेस है कश्मीर, तो आप जानते हैं इसको भी। तो मेरे को एक फीलिंग है, गट फीलिंग है कि आने वाले 1-1.5 साल में ये तेजी से होना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होनी है, तेजी से होनी है, तेजी से होनी है, काम बहुत अच्छे से होना है। और जम्मू में भी इसका इम्पैक्ट आएगा, जम्मू में भी काम तेजी से होगा, क्योंकि एक्चुअली देखिए बन रहा है। अगर हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड्स है, रोड एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो बड़ी अच्छी बन जो एक रोड है, रोड एक नहीं, हमें 5 घंटे जम्मू पहुंच गए हम, बिल्कुल दिल्ली से, थैंक्स टू गडकरी साहब। हाँ, दिल्ली से जम्मू, तो ये एक छोटी बात नहीं है। श्रीनगर से जम्मू और दिल्ली से जम्मू भी 5 घंटे, 5-6 घंटे बाई रोड आए, बड़े कंफर्टेबली पहुंचे। तो ये एक छोटी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है। आप जम्मू से बैठ के आप विद इन 3 आवर्स हिमाचल, पंजाब, सारा हरियाणा तक कवर कर सकते हो। तो ये एक अगर एक छोटा सा यूनिट है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कोई हल्दीराम टाइप कोई दाल बना रहा है या कोई जूस बना रहा है, उसके लिए मार्केटिंग करना और मार्केट तक माल पहुंचाना आसान हो जाएगा। तो मेरी फीलिंग है ये इम्पैक्ट है। प्लस मैंने कुछ देखा, अभी मैं परसों फील्ड विजिट पे था कल, तो मैं देख रहा था ये जो अपने जो हमारे ये है DIC वाले हैं, DIC वालों ने स्टॉल लगाया हुआ था मोहल्ले में, जो अब बात कर रहे थे अभी कि हमको ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना। तो मुझे लग रहा है कि ये लग रहा है अब सरकार को भी फीलिंग आ रही है कहीं ना कहीं कि भाई स्कीम है, सारी है, आगे बॉटल नेक्स है, उन बॉटल नेक्स को हटाओ, जो बाबू लोग टेबल में बैठ के फाइलें रिजेक्ट कर रहे हैं उनको ग्राउंड पे भेजो। और एक्चुअली वही सोल्यूशन है, सोल्यूशन यही है। देखिए आम आदमी जो है, आम आदमी अगर आपके पास रेड टेपिज्म नहीं भी है, वो डरता है, वो रेड टेपिज्म से डरता है। वो एक बैरियर की तरह है कि मैं जाऊंगा, वो मेरी फाइल रिजेक्ट करेगा, सिलेक्ट करेगा। आप जाइए ना, लोगों के बीच में जाइए आप और करिए इसको, प्रमोट करिए स्कीम को। तो मैं कहीं ना कहीं देख पा रहा हूँ कि अगले 1-1.5 साल में ये बिल्कुल अप्रिसिएशन की बात है, बट उसको कैटलाइज कैसे करना है, हम जैसे सत्संगों के प्रोग्रामों से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम तो कर ही रहे हैं अपना किरदार। अवेयरनेस क्रिएट करनी है और लोगों को ये बताना है, आम लोगों को बताना है, भाई जी हर चीज़ एम्प्लॉयबिलिटी है, हर चीज़ में एम्प्लॉयमेंट है। आप खुद को अपनी नेचर के अकॉर्डिंगली काम करो, आप इजी मनी को मत देखो, और गवर्नमेंट को इसको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि हम लोग अपने खर्चे कम करते हैं जब हमें लगता है कि भाई हमारे घर में क्राइसिस आ गई, जो कोविड हुआ हमने अपने खर्चे कम किए। बट मैं गवर्नमेंट को देख रहा हूँ गवर्नेंस में खर्चे कम नहीं हो रहे, सिवाय इसके कि वो नए लोग एम्प्लॉय नहीं कर रहे जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है। मेरी बात कई लोगों को चुभेगी भी, लेकिन मैं सच बोलूँगा, मुझे सच बोलना है राजा भैया। हमने बार बार कहा कि गवर्नमेंट का गवर्नेंस का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बढ़ा रही है, और ये कॉल लेनी है पॉलिटिशियंस को। अमरुदुल्ला साहब ने बहुत डिसेंट तरीके से कहा कि मैं अब जाऊंगा तो हूटर नहीं बजाओ, ये उनकी इंट्रोस्पेक्शन का रिजल्ट है। ये कॉल पॉलिटिशियन को लेनी है, जो लीडर है फ्रॉम द मासेस, जो इलेक्शन से लड़के आया कि मुझे वोट डालने वाला टूटी चप्पल पहन के आया था, उसके बाद सर्दी में जलाने के लिए कोयले नहीं है। आज अगर मैं कुर्सी में बैठता हूँ तो मैं अपना खर्चा कम करूँ
और अपनी सेक्रेटरीट का भी खर्चा कम करूं, है ना, सही है ना। बिल्कुल। और ये चेक करना है कि एक कमिश्नर सेक्रेटरी, एक डीसीए, डिवकॉम, एक एचआई हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है, सैलरी उसकी 2 लाख है, लेकिन अगर क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर वो कर रहा है महीने का 20 लाख रुपए अपने पे, विच इंक्लूड्स रेंट, पेट्रोल, डीजल, एवरीथिंग, और कहा जा रहा है ये मेरे एक्सपेंडिचर है, तो वो वर्थ है साल का उतना। बिल्कुल, देखिए ये क्वेश्चन तो अब आएगा जिस तरीके से अब अमेरिका में भी हमने देखा सिचुएशन, डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी आएगा और काफी स्ट्रांग 2 आदमी जो है उसको बिठाया गया सरकार के ऊपर ऑडिट करने के लिए। तो मेरी ये फीलिंग है कि ट्रंप सरकार जब अपना कामकाज चालू करेगी तो एलन मस्क जी की इंटरफेरेंस ज्यादा बढ़ेगी सरकार में, वो न्यूज़ क्रिएट करेगी और ये एक एग्जांपल बन जाएगा पूरे विश्व के लिए कि जी अगर अमेरिका कर सकता है, एटलीस्ट इंडिया के लिए तो करना चाहिए। इंडिया तो करेगा, क्योंकि वर्ल्ड में 2 ही डेमोक्रेसीज हैं जिनको हम मानते हैं जो वाइब्रेंट है, एक अमेरिकन डेमोक्रेसी और इंडियन डेमोक्रेसी है। तो हम उधर ही तरफ लेके जा रहे हैं, हम सरल भाषा में बात कर रहे हैं ताकि लोगों को समझ में आए और लोग इस पर डिस्कशन करें कि गवर्नेंस का एक्सपेंडिचर कम करना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, ताकि जो आम आदमी है उसकी पेन जो है वो आम आदमी को दिखे कि ऊपर वालों को भी हो रही है। बिल्कुल। अगर मैं आपकी बात में एक जोड़ूंगा चीज़, अगर मैं इसकी टेक्निकल चीज़ में जाऊँ एस्पेक्ट में, खर्चा कम करने के एस्पेक्ट में, तो हमको एफिशिएंसी बढ़ानी होगी। जो हमारे डिपार्टमेंट्स, हमारे ऑफिसर्स, जो हमारे वर्कफोर्स है उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो पैसा बचेगा। तो इस तरफ कार्यरत रहना सरकार को, शायद कर भी रहे हैं। देखिए जिस तरीके से अटेंडेंस का सिस्टम अब इम्प्लीमेंट हुआ है, वो एडमिनिस्ट्रेशन सुधर रही है। हाँ। खर्चे कम करने पे कोई अकाउंटेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि अगर एक ऑफिस चल रहा था 10 लाख रुपए से, हमने उसको चलाया 4 लाख में। कैग का गठन किया गया था इसके लिए, लेकिन गाड़ियों पे कंट्रोल नहीं है। मैं बड़ी चुभती है मुझे गाड़ियां, मुझे 33 लाख की इनोवा क्रिस्टा चुभती है जब वो चालान काटने के लिए रखी जाती है सड़क पे। और उसका सही इस्तेमाल भी नहीं किया गया, वो गाड़ी का बेसिक। अच्छा, अभी आपके जो कैमराज लगाए गए हैं, अभी रिसेंटली कैमराज लगाए गए हैं, सुना करोड़ों रुपए की स्मार्ट सिटी ने इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन पीछे एक कोई केस लेकिन हाँ, दर्शन जी का एक्सीडेंट हुआ और कैमरे का कोई रिकॉर्डिंग नहीं था, कहते 2 दिन से बंद है। 2 दिन से बंद है, तो उन्होंने तो स्टाफ भी रखा था और बड़ी कंपनी भी थी कोई जिससे लगाया था गुजरात में। अच्छा, दूसरा हमारी सिटी में सड़कें कंजेस्टेड है तो बड़ी बड़ी बसों की जगह छोटी गाड़ी लगा लेते हैं। वो भी मेरा वो सुनना था कि 2-3 महीने में आने वाली थी उस टाइम, छोटी बसें तो अभी तक आई नहीं है, 9 मीटर बस भी है। जो ई रिक्शा उन्होंने इतने ज्यादा दे दिए हैं कि उन्होंने सारी। अच्छा, उससे क्या हो रहा है, एक तो वो नेशनल हाईवे पे भी अप्लाई कर रहे हैं, हाँ, उसकी वजह से जो गाड़ी की एक नॉर्मल ट्रैवल टाइम है वो कम हो गया। अब उससे डीजल की भी खपत ज़्यादा हो रही है, बिकॉज उसकी एक स्पीड लिमिट होती है। नेशनल हाईवे पे 60-70 की स्पीड में गाड़ी चलेगी, लेकिन वो रोड ही छोटी है अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ी प्रॉब्लम बन जाती हैं। तो मेरा आज का डिस्कशन करने का मकसद यही था, एक तो जो हमने डिस्कस किया कि सोसाइटी में एक चेंज की ज़रूरत है कि हर इंसान जो है, हर ट्रेड जो है वो रिस्पेक्टेबल है। कोशिश करें कि हम बच्चों को ये चीज़ इनकलकेट करें कि एक लैडर है गवर्नमेंट में। अगर आपको पेपर वर्क से आगे जाना है तो एक लैडर है, वो है क्लर्क से शुरू होता है और सेक्रेटरीज पे खत्म होता है। बिल्कुल इसी तरह लैडर है टेक्नोक्रेट्स का। अगर आप इंजीनियर हो तो वो एक मैकेनिक से शुरू होता है, आईटीआई ग्रेजुएट से या आईटीआई के जो हमारे अपने डिप्लोमाज होते हैं, और वो एक इंजीनियर पे ख़त्म होता है। लैडर के ऊपर हर स्टेप इंपॉर्टेंट है, हर स्टेप की इज्जत है। तो सोसाइटी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके अपने आप को एडजस्ट करे तो हमारी गुर्बत ख़त्म होगी, हमारी परेशानियाँ ख़त्म होंगी। और फिर तीसरी चीज़ होती है, हम ये देखेंगे हमें कौन कितने लोग चाहिए। कि जम्मू कश्मीर में हमारे 1.5 या 2 करोड़ की आबादी है, हमें कितना फूड चाहिए, हमें कितने लोग चाहिए मेडिकल में, हमें कितने चाहिए एजुकेशन में, हमें कितने चाहिए लैंड मैनेजमेंट में, और फिर हमें पता हो कि कितने लोग रिटायर हो रहे हैं, कितने की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम प्री प्लान करें चीज़ों को। तो अगर जम्मू कश्मीर में हम इसको प्लान कर पाएंगे तो पंजाब में भी हो सकता है, हिमाचल में भी हो सकता है। फिर सेंटर भी प्लान कर सकती है कि मेरी इतनी सारी स्टेट्स में कहाँ कहाँ डेफिशिएंसी है, और उसमें बहुत बड़ा रोल है टेक्नोलॉजी का। अब आइसोलेशन में करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आप यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स को ले सकते हैं जिनको कोई आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं। आप एक
इंटीग्रेटेड मॉडल बना सकते हैं जिसकी वजह से आपको ग्राउंड रूट लेवल की फैक्ट्स पता लगे, विच इज़ मिसिंग। और अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या हो रहा है कि हम फैक्ट्स की बजाय ना बुकिश फैक्ट्स पे बहुत जा रहे हैं, और हम ये एक कम्प्लेक्स से बाहर नहीं आ पा रहे हैं कि हमारी नेचुरल नॉलेज भी जो है वो इफेक्टिव हो सकती है। कोई चीज़ अमेरिका से आ रही है, लंदन से आ रही है, कहीं और से आ रही है, तो वी फील गुड, क्योंकि जो हमारा अफसर ऊपर बैठा हुआ है या तो वो एक कॉम्प्लेक्स का शिकार है या वो एक्चुअल दुनिया से कटा हुआ है, क्योंकि वो ऐसा एग्जाम पास करके आ रहा है जिसके लिए उसको 2-3 साल तो कमरे में रहना पड़ता है। मेरे ख्याल में दिस इज द समथिंग विच इज अफेक्टिंग द एक्चुअल पॉलिसी मेकिंग इन द कंट्री। हमें वो लोग चाहिए जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे बैठ के काम करके ऊपर आए हों। अगर हमने अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो मैं उसको पूछ रहा था, आपकी टैक्सी अब चलती है तो वो एम्प्लॉयड हुआ ना सर, जब नौकरी नहीं है। मैं कहा बेटा तू क्या कर रहा है? कहता मैं टैक्सी, मैं ये जॉब है ना यार, अगर तू जॉब सुबह टैक्सी लेके निकलता है और शाम को तेरे को दिहाड़ी मिल रही है तो यू आर हैविंग अ जॉब। जॉब तब नहीं है कि तू टैक्सी लेके निकला और तुझे 3 दिन में भी जॉब नहीं मिल रही है, नहीं से पढ़ने का क्या फायदा। मैं ये सवाल है कि अगर एक टैक्सी चला के तुम गुजारा कर सकते थे तो तुम्हें ग्रेजुएशन करने की जरूरत क्या थी? अगर तुम ग्रेजुएशन को 3 अटेम्प्ट में पास कर रहे थे, 2 अटेम्प्ट में पास कर रहे थे, और आपको ऐसा सिलेबस बनाने की जरूरत क्या थी जिसको पास ही नहीं कर पा रहा बच्चा? आप उसको अल्टरनेट दे दो ना। इसके लिए फैमिलीज को बदलना पड़ेगा। फैमिलीज बदलेंगी गली को देख के, गली बदलेगी मोहल्ले शहर को देख के, शहर बदलेगा ऊपर से। कि जब इस किस्म की डिस्कशंस होंगी कि हर एक इंसान जो अपने आप को इजीली अकोमोडेट कर पा रहा है जिस प्रोफेशन में, उसकी इज्जत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे प्रोग्राम जो इन चीज़ों को इनकरेज करें कम हो रहे हैं, और ऐसे प्रोग्राम जो सूडो एम्बिशियस बनाए इंसान को ज़्यादा हो रहे हैं। यू कैन डू इट, यू विल डू इट, हम कह रहे हैं कि यू कैन डू इट, बट इंसान को खुद पता होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। और अगर वो जोर लगा के किसी काम को कर रहा है, होगा नहीं। इधर की बात करें, अगर हम ये सत्संग कर रहे हैं, अगर इसके लिए मैं जोर लगाना पड़ रहा है तो ये सत्संग कितनी देर चलेगा? और अगर मैं ये कर रहे हैं, हमसे हो रहा है, हमें अपना एपिसोड देख के अच्छा लगता है कि हमने ठीक मुद्दे पे बात की, तो नेक्स्ट मुद्दा भी हम करेंगे, नेक्स्ट भी करेंगे, और लोगों को पसंद भी आएगा, लोग उससे बेनिफिट भी लेंगे। लेकिन हमें जोर लगा के करना पड़ रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई और कर रहा है इसको अच्छे से, तो कितनी देर कर पाएंगे? फिर हमें वो काम करना चाहिए जो हमारे से इजीली हो, है ना। तो हमने जब कश्मीर का विजिट किया, जम्मू के अंदर देखा, तो हमें लगा कि इसके ऊपर बात करेंगे। और जो हमने आज डिस्कशन की उसके ऊपर हमारा मकसद था कि हम सब लोगों को ये बोलें कि अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के तरीके को फिक्स कर लेना। कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट की नौकरी ही एम्प्लॉयमेंट है, और ये बात गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी कि अपने आप को लेस ग्लैमराइज करे। एक्चुअली ये किसने ग्लैमराइज किया? रीलें चलना शुरू हो गई, सेक्रेटरी जी बाहर निकल रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है ना, और फिर सरकारी गाड़ी जा रही है कोई तो वो इम्यून्ड है ना। और फिर बड़ी चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी भी आम आदमी को लगेगा यार ये तो ठीक है, क्योंकि उसके पास पावर है खुद के लिए डिसीजन लेने के लिए, वो कोई भी डिसीजन ले रहा है। अगर जम्मू में कोविड हुआ या जब हुआ, हमें इस पे देखना है कि कोविड के दौरान झेलम में कितने कमरे बुक थे और उसका बिल कितना आया। तो हर बंदा बोलेगा सरकारी मुलाजिम ठीक है क्योंकि हमारी दुकानें बंद हैं, हम गुर्बत में हैं, बट जो सरकारी मुलाजिम है वो तो 5,000 के कमरे पे रह रहा है। तो फिर ये लोग जब भीड़ इकट्ठी करेंगे अपनी तरफ, तो फिर बोलेंगे जी अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी। आप दिखते एक आम आदमी की तरह। एक मूवी है गुरु, उसमें दिखाते हैं ना कि एक आइडियोलॉजिकली कि IAS अफसर के पास वो थाल लेके पहुंच जाता है, और एक IAS अफसर बड़ा सिंपल सी चीज़ में अपना काम कर रहा होता है। जब वो कोई मूवी दिखाते हैं, जब अभिषेक बच्चन जो है पहले सीन में वो डब्बा लेके पहुंच जाता है, सर आपने दुकानें बंद कर दी, ये डब्बे आप संभालो। तो इसका मतलब कि गवर्नेंस करने वाले लोग सिंपल थे, जैसी प्रजा थी वैसे थे। आज गैप बहुत बड़ा है। आज एक तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार, एक DC, एक सेक्रेटरी, जो कि 70% ऐसे इलाके की है जहाँ पे लोगों को बिजली की प्रॉब्लम है, खाने की प्रॉब्लम है, और वो वेल ऑफ होना अलग चीज़ है,
वो लग्जरीज में है, ऑन द बेसिस ऑफ whom? Those who are poor. They must view it again. और दूसरी बात, मेरी बात करते करते आगे थी, दिमाग में फिर से निकल गई थी, शायद दोबारा बीच में आएगी तो मैं बात करूंगा। तब तक मैं चाहूँगा राजा भैया, आपका कश्मीर के जो विजिट में आपने क्या देखा, कि आपको क्या लगा कि हम लोग किस तरह बढ़ रहे हैं? एक्चुअली कश्मीर जो एक हमारे आज से 20 साल पहले था, मिलिटेंसी से पहले, उसकी ग्रोथ उस हिसाब से अच्छी थी। अब मतलब जो था, सिटी तो ठीक है, स्मार्ट सिटी बनी है, थोड़ी सी कंजेस्टेड हो गई है, लेकिन जो हमने रूरल्स में हालत देखी ना जाके इस बार आपके साथ, उसमें बड़ा चिंता का विषय है कि मतलब जो वो दिखा रहे हैं, जहाँ मतलब बता रहे हैं, वो वैसा नहीं है। वो जो आपने उनकी बात सुनाई, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जहाँ वो ऐसा कर रहे हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी चिंताजनक है। ओवरऑल डेवलप हो रहा है, ये नहीं कि नहीं हो रहा है। रोजगार भी सरकार उनको अपने रोजगार पे ही ला रही है कि आप वो करो, ऐसा करो। तो मतलब एक जो चीज़ थी ना, आप ये कह रहे हो कि बड़ी ज़्यादा ना ऐसे जिसको हम बोलते हैं ना कि क्लैरिटी नहीं है नीचे डाउन द ट्रैक। हाँ, कैसे ला सकते हैं इस क्लैरिटी को रवीश? ये क्लैरिटी तो आएगी, मेरा हो रहा है, वो दिखने में टाइम लगता है बस। देखिए, अगर आप देखेंगे बारामूला में एक लड़के ने थिएटर चालू करना चाहा, तो पूरा सरकार की तरफ से सपोर्ट मिला, लोन मिला और वो कर पाया। अब ये रिक्शे रिक्शे की बात कर रहे थे, अब ये सब लोन पे आ रहा है। तो अब हमें प्रॉब्लम हो रही है, एज ए कार ड्राइवर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप देखिए वो आदमी रोजगार कमा रहा है और उसका घर चल रहा है। तो ये चीजें चेंज हम तो सपोर्ट उसको चाहते हैं करना। ये नहीं, ये कुछ चीजें होती हैं जो बीच की चीजें। सरकार ने उनको जो सिटी में किया, जो ओवरऑल स्मार्ट सिटी में बसेस चलाई, ई रिक्शे चल रहे हैं वहाँ पे, वो सारा कुछ हो रहा है। नहीं, मैं एज ए काम के हिसाब से भी मैं बात करूंगा कि काम के हिसाब से भी काफी ज्यादा, जैसे अगर हम देखें कि इंडस्ट्रियल एरियाज ही बहुत बने। देखिए, बेनिफिट तो, हेल्प तो मिल ही रही है ना, जब आप इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं, आप सस्ते में, बड़े-बड़े होटल्स आ रहे हैं, सस्ते में लैंड देते हैं, आप उनको सस्ते में लैंड देते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, एक उनका यार्ड बन जाता है, कोई इंडस्ट्री लगानी है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी है काफ़ी चीज़ों में, तो बेनिफिट लेकिन है। जिसमें मैं बात बोलूँगा, सब्सिडी लेने के तरीके में भी हाई रेड टेपिज्म है, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से दी जा रही है, इसलिए काफ़ी लोगों ने एप्लीकेशन दी और अल्टीमेटली वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। जीएसटी के रूप में वो उसको वापस दे रहे थे, बेसिकली जीएसटी में आपको रिबेट मिलता है, लेकिन जिन लोगों ने वो उसमें, देखिए क्या राइडर है वो, बेसिकली राइडर ऐसा है कि वो जिस तरीके से वापस मिलना है ना, अगर काम चला तो रिफंड होगा। हाँ, वो वैसा नहीं, वो उस तरीके से आप जब आपकी बिलिंग का मिसयूज नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, मिसयूज ना कर पाए कि जब आपकी बिलिंग होगी तो बिलिंग में आपको रिबेट मिलेगी। तो काफ़ी लोगों ने, जैसे हम देखा कि फार्मा सेक्टर बहुत बड़ा कठुआ वाली घाटी क्षेत्र में आया हुआ है, तो मेरे सुनने में आया है कि वहाँ पे बाहर के लोग हैं, लेकिन वो सारी बाहर की कंपनियां घाटी में आई, कठुआ बाहर में जितने अब रवीश ने जैसे कहा ना कि आम पब्लिक के लिए हम बात कर रहे हैं, अब शायद हमारा कोई देखे और सुने, हम इसको समअप करते हैं। एक चीज़ और इसमें प्लानिंग के, देखो मेरा मेन होता है कि मैं बात करूं प्लानिंग पे, मेरा जो मेन स्ट्रेंथ है ना वो है कोड डिकोड करना। मैंने एक ऑब्जर्वेशन की, उसी टैक्सी के ड्राइवर को हमने बोला कि सर 200 यूनिट मिलेगी। मैंने कहा 200 यूनिट के अगर हम रेजिडेंशियल रेट बने तो 4 रुपये यूनिट होगा मेरे ख्याल में। जम्मू में क्या रेट है? 5 रुपए के करीब, 5 रुपये था, लेकिन बढ़ाया गया, बड़ा है थोड़ा सा। हम कहते हैं, उसको मैंने पूछा इस टाइम श्रीनगर में कट कितना, कहता है 7 से 8 घंटे बिजली नहीं है। नहीं, मैंने कहा अगर तुझे ये 1000 रुपये की बिजली ना मिले फ्री, और तुझे जेब से खर्चनी पड़े बिजली, लेकिन बिजली 24 घंटे मिले, 24 घंटे, कहता वो बेटर है। वो एग्री हूँ उसके लिए। आम पब्लिक की बात है कि हमें फ्री नहीं चाहिए, पूरा चाहिए। वो कह रहा था कि मैंने कहा आप सब्सिडी फ्री मत दो 1000 रुपये की, आप 1000 को 600 रुपया कर दो, कि आप 1000 रुपये हमें हमसे मत लो फ्री, आप हमें 1000 रुपये की बिल की जगह 600 रुपया दे दो, लेकिन बिजली हम आपको दे देंगे 24 घंटे। तो ये कहते सर ये आपने बात ठीक बोली। मैंने कहा तू 8 घंटे में जो बाकी चीज़ों को सुख नहीं ले पा रहा है, अगर तुझे बिजली पूरी मिल जाती है तो क्या तेरे लिए वो एक रिसोर्स नहीं है? कहता सर बिल्कुल है। तो मैंने कहा जो लोग तुम्हें फ्री पे लेके जा रही है बिल्कुल वो पॉलिसीज गलत है, जो तुम्हें बेनिफिट दे रहे हैं वो पॉलिसीज ठीक है। तो जैसे हम लोग एक गाड़ी में बैठ के किसी को कन्विंस कर पाए, व्हाई नॉट द पीपल
दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि हमें 24 घंटे बिजली चाहिए, हम उसके लिए हर आदमी से मिनिमम 300-400 रुपये का बिल लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन इस कश्मीर में जैसे हम बोलेंगे कि जैसे जम्मू में हम बोलेंगे एक्सट्रीम गर्मी होती है तो हम मानेंगे एक कमरे में एक पक्का कितनी यूनिट फूकेगा, 24 घंटे चलेगा, 6 महीने। कश्मीर में हमें 7 से 8 महीने वहाँ विंटर होती है, 6-7 महीने, 7 महीने में हम अगर सिंगल और का हीटर उसको दे देते हैं कैलकुलेशन करके कि 1000 वाट का है ना, 1 रॉड 1000 वाट होती है, तो कितने यूनिट फूकती है वो टेक्निकल काम है। देखें कि यार इसको 300-400 रुपये की महीने की बिजली आएगी, 1600 रुपये की, अब इसमें हम 60% दे देते हैं, ये बिलो बड़ा गरीब इंसान है बट इसको फैसिलिटी दे देते हैं, तो वो ज़रा बेनिफिट है, या हम उसको फ्री के नाम पे दे दो यूनिटें और बिजली उसको हम 8 घंटे नहीं दें। नहीं, मुझे लगता What है is better? देखिए गर्मियों का इस चीज़ में अगर हम देखेंगे, इसमें मैं देखता हूँ ज़्यादा बड़ा इशू जो है वो है नेशनल ग्रिड में जो बिजली का प्रॉब्लम आता है, लेकिन इस मौसम में नहीं आता है वो जून जुलाई अगस्त के टाइम पे होता है, जब तो पीक होता है गर्मी का, तो लोड ज़्यादा पड़ जाता है सेंट्रल इंडिया का, तो ये नॉर्थ इंडिया का, तो वो हो जाता है ये। लेकिन ये थोड़ी सी विचार करने वाली बात है कि अभी भी वहाँ पे क्यों नहीं बिजली दे पा रही है सरकार। वो कहा ना मोहम्मदुल्लाह साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, नहीं अभी 3-4 दिन पहले कहा कि मेरे पास खरीदने के लिए आई डोंट हैव रिसोर्सेज। देखिए खरीदने के लिए तो अभी कुछ दिन पहले हमने ये भी सुना था कि कितने 10,000 करोड़ का 2800 करोड़ 28,000 करोड़ का जो था बिल, वो उसका भुगतान किया था एलजी साहब ने। तो मुझे लगता है ये एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे कार्यरत होना चाहिए, और 24 घंटे बिजली फ्री वाली हो या ये वाली हो, ये उनकी जिम्मेवारी है। अगर सेंट्रल ग्रिड से आपको बिजली मिल रही है, नॉर्दर्न ग्रिड से, तो आप उसको पास ऑन करिए आगे तक, वो तो इंडस्ट्री के लिए भी रिक्वायर्ड है। और अब फॉल्ट्स की बात है कि लेकिन आपने इलेक्शन में जब मुद्दा बनाया 200 पॉइंट फ्री दूंगा, हाँ तो आपने वो दोनों चीजें देनी है, उसने 200 पॉइंट भी देने हैं, 24 घंटे की बिजली भी देनी है, तो दोनों जब उसके लिए उनको पैसा मैनेज करना है ना। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज ये कि हम लोग आज चर्चा ये कर रहे थे कि हम लोग चाहते हैं कि जो बेडरूम डिस्कशंस हैं, जो आपके डाइनिंग टेबल डिस्कशंस हैं, ये डिस्कशन इन मुद्दों पे हो कि ट्रेड खोलना है, हमें सौहार्द की बात करनी है। जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, इस्लामाबाद बैठे लोग हैं, चाइना में बैठे लोग हैं, वो ये बात करें कि हमें कैसे डिप्लोमेटिक टॉक्स करनी है। अगर वो फेनेटिज्म का शिकार है ना, तो उन पे प्रेशर कौन डाल सकता है? पब्लिक डिबेट्स, पब्लिक डिस्कशंस, और पब्लिक को कौन गाइड कर सकता है? हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, जो उस तरफ ले जाए लोगों को, है ना। और इसके ऊपर एक जिसको बोलते हैं ना कि एक सीरियस डिस्कशंस एंड अवेयरनेस। जैसे हमने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, तो हम ये बताएं कि भैया जब आप पढ़ रहे हो, आप ये देखो कि आपको एम्प्लॉयमेंट होने के लिए पढ़ना है, और जो पढ़ाई आप करते जा रहे हो जिसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट 30 साल तक नहीं हो रही है, तो आपको रिव्यू करना है कि मैं वो पहले काम करूं कि मैं एम्प्लॉयड हो जाऊं, तो फिर मैं पढ़ता रहूं, है ना। जो ये हम बॉटलनेक्स बना के नहीं, हम ये एक जिसको बोलते हैं मायोपिक गोल बना के बैठ जाते हैं कि अब जैसे हर एक को एक बच्चा, आप बेटा क्या कर रहे हो? मैं सिविल्स की तैयारी कर रहा हूँ। सभी आप क्या, कुछ साल पहले मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, मैं इंजीनियर। ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है ना, इसमें तो कोई गवर्नमेंट कोई भी बड़ा प्लानिंग कुछ नहीं कर सकती। आप फिक्स कर दो ना उसको कि बेटा जैसे तू 15 साल का होगा, 16 साल का होगा, तुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना ही होना है। और फिर उस सेल्फ डिपेंडेंट के बाद तू आहिस्ता आहिस्ता अपने आप के साथ इवॉल्व हो, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर, तुझे खुद ही पता लगेगा तूने क्या करना है। अपॉर्चुनिटी सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, सो दैट हर आदमी जो है वो अवेयर हो सके और हर आदमी आगे बढ़ सके। अपॉर्चुनिटी को रोकना नहीं है। हम तो अपॉर्चुनिटी की बजाय रिजर्वेशन की तरफ जा रहे हैं और अपॉर्चुनिटी एक जैसी दे नहीं पा रहे, है ना। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपॉर्चुनिटीज की तरफ चलें, ना कि हम लोग रिजर्वेशन दे के गैप कवर करें और फिर हर चीज़ के लिए हम रिस्पॉन्सिबल बनना शुरू हो जाए। हम ओन करें पेन उस आदमी की। अगर भारत में हमारे पास बार बार कहा जाता है लोग टैक्स नहीं देते हैं, तो ग्रास रूट में जाए प्रॉब्लम कहाँ पे है। और पहले ये देखें जितना भारत सरकार टैक्स ले रही है उसका जुडिशियसली इस्तेमाल कितना हो रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर डिस्कशन होनी बहुत ज़रूरी है। हम पास से गवर्नेंस को देख रहे हैं, फंडिंग को देख रहे हैं, लोन लेके लोग आ रहे हैं सेंट्रल बैंक से, स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, और फिर वो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा बना रहे हैं। सरप्लस हो जाओ, फिर आप राजा था एक बार बहुत पैसे थे, कहता बिल्डिंग बनाओ फिर गिराओ, फिर बनाओ फिर गिराओ, क्यों जी पैसे बहुत हैं।
जब ऑलरेडी पैसे शॉर्ट है वहाँ पहली बिल्डिंग बनी का पहले टाइम तो ले लो, फिर नेक्स्ट पे जाओ। कोई गलत बात तो नहीं रवि? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो आज हमने इस पे बात पे डिस्कस की कि वी हैव टू टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दी पॉलिसीज प्रोग्राम्स विच आर डायरेक्टली इफेक्टिंग अस, है ना? और हर एक चीज़ जो इकोनॉमी को ऐड करती है, वो एक बिजनेस है, वो एक जॉब है, वो ज़रूरी है। और हर आदमी को घर में रात को जब आए, वो घर जिसकी उम्र 15-16 साल से ज़्यादा है, वो पूछे अपने आप को आज मैंने इकोनॉमी में क्या ऐड किया फैमिली की। खाली मदर फादर या बड़े भाई साहब या बड़ी बहन नहीं है, जो भी 17-18 साल का है, सर वो कैसे करेगा। मैं छोटे साइड में बच्चों से बात कर रहा था, मेरे बच्चों अगर आप 15 साल के हो गए हो, मैच्योर हो गए ना 12 साल से ऊपर, आप देखते हो कि मैं जी दिन साल में पहले छोटा था, बच्चा था, मैं खर्चता था, पापा से लेता था 100 रुपया। अब मैं 15 साल का हूँ, अब मैं फजूल खर्ची नहीं करूँगा, मैं अपना खर्चा कम करूँगा। ठीक है, जब तक कि मैं अपने आप को तैयार नहीं करता तो जिद नहीं करोगे आप, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता जिद करता है। आप जिद्दें कम कर दो, अपने खर्चे कम करो, तो कहते सर वो तो सेविंग हुई। मैंने कहा सेविंग नहीं हुई, आपने अर्न किया। आप सोचो करो 50 रुपये कमाए आज, क्योंकि आपने वो स्पेंड करने थे, आपने सेव कर लिए, तो आपकी अर्निंग हो गई। इससे आपको एक इकोनॉमिक सेंस आएगी। और जैसे आप 18-20 साल के हुए, आपने देखना है कि नियर बाय क्या एम्प्लॉयमेंट मुझे मिल सकती है, क्या कर सकता हूँ। कहते सर, मैंने कहा बाहर जाके शर्म आती है ना, मम्मा को बोलो मैं शाम को आपके मम्मा प्रेस कर दूंगा कपड़े, मुझे 20 रुपये दे देना, आंटी का काम आधा मैं कर दूंगा। तुम्हें पता लगेगा कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है पैसे कमाना। और इसे मैं कमेंट करूंगा रवि, हमने इग्नोर नहीं करना उस बात को, जो एक शॉर्ट टर्म पैसे कमाने को लेके इंडिया में एक ट्रेंड भारत में चला, ड्रीम 11, बैटिंग, सट्टेबाजी, ये करो, ये सब चीज़ें जो है ना, ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी ठीक नहीं है। और हम इसके ऊपर जल्दी एक एपिसोड करेंगे कि जो ये शॉर्ट टर्म कमाने के चक्कर में बहुत बड़ा एक नेक्सस काम कर रहा है, सर्कुलेटिंग मनी को अपने सिस्टम में पार्क कर रहा है ना, ये पूरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम होने वाली है इसकी। और इसके ऊपर हम बात ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले सत्संग में, प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव चर्चाएं करेंगे और अपनी ड्यूटी समाज के प्रति देते रहेंगे। जय माता दी।